ये समझना होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, खासकर भारत के असंगठित क्षेत्र में, ये कल्चर का हिस्सा है। सेफ्टी को अक्सर काम की रफ्तार में रुकावट के तौर पर देखा जाता है। एक झंझट माना जाता है। बिल्कुल। हेलमेट पहनना, हार्नेस लगाना, इन सबको झंझट माना जाता है। यहाँ एक अलिखित नियम चलता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये कहावत सिर्फ ट्रकों के पीछे लिखने के लिए है, असल जिंदगी में लागू करने के लिए नहीं। सही बात है। तो रामू जिस चीज को नोटिस कर रहा था, वो कोई अनोखी बात नहीं थी, वो उस माहौल का सच था। और ये सच एक दिन बहुत ही भयानक तरीके से सबके सामने आया। रामू की आंखों के सामने एक साथी मजदूर ऊंचाई पर काम करते हुए फिसल गया और नीचे आ गिरा। कहानी में बताया गया है कि उसकी जान तो बच गई, लेकिन एक पैर हमेशा के लिए बेकार हो गया। एक झटके में एक कमाता हुआ इंसान अपने परिवार पर बोझ बन गया। मैं ये सोच रही थी कि उस वक्त साइट पर मौजूद बाकी लोगों पर क्या असर हुआ होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। ज्यादातर ऐसी जगहों पर आप कह सकते हैं 3 तरह की रिएक्शन होते हैं। पहला, डर। कुछ देर के लिए साफ डर जाते हैं, काम रुक जाता है, थोड़ी सहानुभूति दिखाई जाती है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन। कुछ घंटों या 1-2 दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसे किस्मत का खेल या होनी को कौन टाल सकता है कहकर भुला दिया जाता है। और तीसरा, जो सबसे आम है, बाईस्टैंडर इफेक्ट। सबको लगता है कि कोई और कुछ करेगा। हाँ, कि सुपरवाइजर देखेगा, ठेकेदार जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैनेजर एक्शन लेगा। नतीजा ये होता है कि करता कोई कुछ नहीं है। लेकिन रामू इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आया। उस एक घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया। लेख में जिक्र है कि उस शाम वो बस यही सोचता रहा, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक अन्याय जैसा था जो टाला जा सकता था। हाँ। और यहीं से उसके अंदर वो बदलाव का कीड़ा जागा। लेकिन एक अकेला आदमी जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, जिसकी कोई सुनता नहीं, वो शुरुआत करे तो करे कहाँ से? और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। उसने वो नहीं किया जो ज्यादातर लोग करते, जाकर सुपरवाइजर से शिकायत करना या बहस करना। उसे पता था कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। उसने बदलाव की शुरुआत खुद को बदलने से की। उसने ज्ञान को अपना हथियार बनाया। लेख बताता है कि वो रात में काम से लौटकर अपने छोटे से फोन पर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के वीडियो देखता था। ये अपने आप में एक असाधारण बात है। बहुत। हाँ, क्योंकि दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद इंसान सिर्फ आराम करना चाहता है, लेकिन वो अपनी नींद और आराम का समय खुद को शिक्षित करने में लगा रहा था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि खतरे कहाँ होते हैं, किस तरह की लापरवाही जानलेवा हो सकती है और उनसे बचने के मानक तरीके क्या हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से खुद को उस भूमिका के लिए तैयार करना था जो अभी तक उसे मिली भी नहीं थी। सही बात है। वो सिर्फ समस्या पर उंगली नहीं उठा रहा था, वो समाधान की तैयारी कर रहा था। और जब उसे लगा कि उसके पास कुछ ठोस जानकारी है, तब उसने बोलना शुरू किया, बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर। जैसे कि वो अपने सुपरवाइजर को बताता, सर वो तार खुला पड़ा है, किसी को करंट लग सकता है, या यहाँ ऊपर काम करते हुए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। जाहिर है, जैसा कि हम सब अंदाजा लगा सकते हैं, शुरुआत में इसकी बात हवा में उड़ा दी गई। बिल्कुल, उसे मजाक का पात्र बनाया गया। दूसरे मजदूर शायद सोचते होंगे कि देखो बड़ा साहब बन रहा है। हाँ। सुपरवाइजर को लगा होगा कि ये दिहाड़ी मजदूर होकर मुझे मेरा काम सिखा रहा है। यहाँ पर एक पावर डायनामिक भी काम करता है। एक हेल्पर का सुपरवाइजर को टोकना मतलब उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसा माना जाता है। तो एक मिनट यहाँ रुकते हैं। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी, या सुपरवाइजर की ईगो, या इसके पीछे कोई और वजह होती है, जैसे शायद बदलाव लाने से प्रोडक्शन धीमा होने का डर, या फिर सेफ्टी के उपकरण पर होने वाले खर्च का दबाव? ये तीनों चीजों का मिश्रण है। सबसे पहले तो वो मानसिकता कि जैसा चलता आया है वैसा चलने दो, बदलाव हमेशा मुश्किल लगता है। दूसरा, बिल्कुल सही कहा आपने, रफ्तार का दबाव। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन बहुत टाइट होती है। हर दिन की देरी का मतलब हजारों का नुकसान। ऐसे में सेफ्टी अक्सर पहली चीज होती है जिसे अनदेखा किया जाता है। अच्छा। और तीसरा, खर्च। अच्छी क्वालिटी के हेलमेट, जूते, हार्नेस खरीदना एक लागत है जिसे कई छोटे ठेकेदार बचाना चाहते हैं। तो जब रामू कुछ कह रहा था तो वो अनजाने में इन तीनों चीजों को चुनौती दे रहा था, आदत, रफ्तार और पैसा। इसीलिए उसे विरोध का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और इसके बावजूद वो लगा रहा। ये बात उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती है। वो शायद ये समझ गया था कि लोगों की सोच शब्दों से नहीं, नतीजों से बदलती है।
और उससे अपनी बात साबित करने का एक मौका मिला। हाँ, वो मचान वाली घटना। लेख के मुताबिक एक दिन साइट पर एक भारी मचान का एक हिस्सा किसी वजह से ढीला हो गया था और वो धीरे धीरे खिसक रहा था। और नीचे कई मजदूर काम कर रहे थे। हाँ, ज्यादातर लोगों का ध्यान शायद इस पर गया ही नहीं, लेकिन रामू, क्योंकि वो खतरों को पहचानना सीख चुका था, उसने समय पर उसे देख लिया। मैं उस पल की कल्पना कर सकती हूँ। उसने जोर से चिल्लाकर सबको आगाह किया। लोग तुरंत वहां से हटे और कुछ ही पलों में वो भारी भरकम हिस्सा नीचे आ गिरा। उस एक पल में पूरे साइट पर कैसी खामोशी छा गई होगी। जिन लोगों ने कल तक उसका मजाक उड़ाया था, आज उसी की वजह से उनकी जान बची थी। क्या क्या लोगों का रिएक्शन तुरंत बदला। तुरंत। इस तरह की घटनाएं ये विश्वसनीयता बनाती हैं। अब रामू की बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं थी, वो एक जीती जागती मिसाल थी। सही। उसने अपनी बात को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक ठोस परिणाम से साबित कर दिया था। उसने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया था, जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट था। हाँ। अब वो ज्यादा होशियार बनने वाला लड़का नहीं था, अब वो एक ऐसा इंसान था जिसकी बात में दम था। और इस दम को सबसे पहले साइट के मैनेजर ने पहचाना। उसे अपने पास बुलाया, उसकी बात को ध्यान से सुना और कुछ ही महीनों के अंदर उसे एक नई जिम्मेदारी दी, साइट का सेफ्टी प्रतिनिधि बना दिया। अब ये सेफ्टी प्रतिनिधि का रोल असल में होता क्या है? क्या ये कोई औपचारिक पद है या बस एक अनौपचारिक जिम्मेदारी? आमतौर पर ये एक सेमी फॉर्मल रोल होता है। बड़ी कंपनियों में तो बाकायदा सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, लेकिन छोटी साइट्स पर ऐसा नहीं होता। सेफ्टी प्रतिनिधि बनाने का मतलब है कि मैनेजमेंट ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया है कि यह व्यक्ति सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये एक मजदूर को मैनेजमेंट और बाकी मजदूरों के बीच एक पुल बना देता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो खतरों को पहचाने, रिपोर्ट करे और ये सुनिश्चित करे कि सेफ्टी के नियमों का पालन हो। तो उसे एक तरह की अथॉरिटी मिल गई। हाँ। लेख में जिक्र है कि उसकी तनख्वाह में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसकी इज्जत बढ़ गई। हाँ। अब लोग उसकी बात सुनते थे। और यहाँ सबसे गहरी बात समझने वाली ये है कि उसने किसी पद का इंतजार नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि जब मुझे सेफ्टी इंचार्ज बनाया जाएगा तब मैं काम करूंगा। नहीं, उसने अपने काम से, अपनी लगन से उस पद को खुद बनाया और फिर उसकी अहमियत को साबित किया। जहां बाकी लोगों को सिर्फ एक खतरनाक और मुश्किल नौकरी दिख रही थी, उसे वहीं पर एक अवसर दिखा। एक ऐसा अवसर जहां वो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकता था। बिल्कुल। उसने एक बहुत बड़ी समस्या को अपने लिए एक अवसर में बदल दिया। और वो यहीं नहीं रुका। जब उसे थोड़ी पहचान और अधिकार मिला, तो उसने अपने जैसे दूसरे मजदूरों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वो उन्हें उनकी ही सरल भाषा में आसान उदाहरणों के साथ समझाता था कि हेलमेट पहनना उनके दिमाग को बचाने के लिए क्यों जरूरी है, या तारों के जाल से दूर क्यों रहना चाहिए। वो उन्हें डरा नहीं रहा था, वो उन्हें जागरूक कर रहा था। ये लीडरशिप का एक क्लासिक उदाहरण है। एक सच्चा लीडर सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, वो दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलता है। रामू समझ गया था कि असली बदलाव तभी आएगा जब हर एक मजदूर खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने लगेगा। वो एक सेफ्टी कल्चर बनाने की कोशिश कर रहा था, जहां सुरक्षा किसी सुपरवाइजर के कहने पर नहीं, बल्कि आदत में शामिल हो जाए। और इस सफर का नतीजा ये हुआ कि आज, जैसा कि लेख बताता है, रामू एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेफ्टी सुपरवाइजर के पद पर है। और जो सपना लेकर वो शायद शहर आया होगा, उसे भी उसने पूरा किया। अपने माता पिता के लिए गांव में एक पक्का घर बनवाया। 200 रुपए से शुरू हुआ सफर आज दूसरों की जिंदगियों को सुरक्षित बनाने तक पहुंच गया है। ये सफर वाकई कमाल का है और ये दिखाता है कि शिक्षा सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्रियों तक सीमित नहीं है। सही बात है। रामू ने अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासा और सीखने की लगन से खुद को शिक्षित किया। उसने प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल की और उसे लागू करके एक ऐसा प्रभाव डाला जो शायद कोई बड़ी डिग्री वाला भी न डाल पाता। उसने जमीनी हकीकत को समझा और उसका समाधान भी जमीन से ही निकाला। पूरी कहानी का सार रामू के अपने शब्दों में छिपा है, जो लेख के अंत में एक कोट की तरह दिया गया है। वो अक्सर कहता है, मौका सबको मिलता है, पर पहचान वही पाता है जो जिम्मेदारी उठाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, लेकिन हमें इसे थोड़ा और गहराई से देखना होगा। क्या सच में मौका सबको मिलता है? शायद हाँ, किसी न किसी रूप में। लेकिन वो मौके अक्सर साफ सुथरे पैकेज में नहीं आते। वो समस्याओं,
चुनौतियों और खतरों के भेष में छिपे होते हैं। एक असुरक्षित कंस्ट्रक्शन साइट एक बहुत बड़ी समस्या थी। रामू के लिए वही एक मौका था। तो क्या इसका मतलब ये है कि अवसर और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आप एक को दूसरे के बिना नहीं पा सकते? काफी हद तक। हम अक्सर अवसरों का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि कोई अच्छी नौकरी आएगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। लेकिन रामू की कहानी बताती है कि अवसर बनाया जाता है, ढूंढा नहीं जाता। और उसे बनाने का कच्चा माल है जिम्मेदारी लेना। मतलब? जब आप किसी ऐसी समस्या की जिम्मेदारी लेते हैं जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आप खुद को भीड़ से अलग कर लेते हैं। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। और दुनिया हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर्स को पहचानती है और उन्हें सम्मान देती है। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि सिर्फ जिम्मेदारी लेने से काम नहीं चलता। रामू की लगन, उसकी सीखने की इच्छा और उसका साहस भी उतना ही जरूरी था। हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के बाद जो विरोध होता है, उसे झेलने के लिए हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। और शायद एक अंश किस्मत का भी। उसे एक ऐसा मैनेजमेंट मिला जिसने देर से ही सही पर उसकी बात सुनी और उसकी काबिलियत को पहचाना। ये भी एक जरूरी बात है। हाँ, हजारों और रामू शायद इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनका मैनेजमेंट कभी उनकी सुनता ही नहीं और उनकी आवाज दबा दी जाती है। तो रामू की कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन हमें इसे एक अपवाद के तौर पर भी देखना चाहिए, जो ये दिखाता है कि अगर सही इंसान को सही माहौल मिल जाए तो क्या कुछ संभव है। तो 200 रुपए और सपनों के साथ शहर आए। रामू की ये कहानी सिर्फ एक मजदूर के सुपरवाइजर बनने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है नजरिए की। ये दिखाती है कि आप अपने हालात के शिकार बने रह सकते हैं या फिर आप अपने हालात में ही बदलाव का एक औजार ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। और रामू की कहानी एक बहुत जरूरी सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम की जगह पर, अपने मोहल्ले में छोटी बड़ी समस्याओं को देखते हैं। एक खराब सड़क, एक गलत सिस्टम, एक असुरक्षित प्रक्रिया। हाँ, रोज देखते हैं। सवाल यह है कि हम उन्हें देखकर करते क्या हैं? क्या हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं ये सोचकर कि यह मेरा काम नहीं है, या मैं अकेला क्या कर लूंगा? या फिर हम रामू की तरह उस समस्या में एक जिम्मेदारी और एक मौका देखने की कोशिश करते हैं? बदलाव की शुरुआत शायद हमेशा एक छोटे और अक्सर अकेले उठाए गए कदम से ही होती है।